तो आज हम करेंगे सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के फर्स्ट लेक्चर की रिवीजन। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पे हम पूरी बॉडी या पूरे ऑब्जेक्ट के पूरे मास को अज्यूम कर सकते हैं। अब मैंने ये क्यों बोला कि अज्यूम कर सकते हैं, ये इसलिए बोला कि जो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है वो हर जगह नहीं लगता। जैसे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, एक तो ये वहाँ एप्लीकेबल नहीं है, और दूसरा अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वहाँ हम ये सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट नहीं लगा सकते कि पूरा का पूरा मास हमने सेंटर ऑफ मास पे अज्यूम कर लिया, ऐसा नहीं होता है। तो इस वजह से हम अज्यूम कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास पे पूरी बॉडी का मास। तो इस कंसेप्ट को कहाँ कहाँ लगाते हैं, एक तो जैसे मोमेंटम निकालने के लिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए, इन जगह इसका यूज हो जाता है। तो इस वजह से हमने बोला कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ हम पूरी ऑब्जेक्ट का मास अज्यूम कर सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास जो कंसेप्ट है, इससे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पूछ लेंगे, वेलोसिटी पूछ लेंगे, एक्सेलरेशन पूछ लेंगे। तो मान लो ओरिजिन से R1 पोजीशन पे M1 मास रखा हुआ है, और ओरिजिन से R2 पोजीशन पे M2 मास रखा हुआ है, और ओरिजिन से R3 पोजीशन पे हमने M3 मास रख रखा है। अब इस पूरे सिस्टम का अगर हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पूछ ली जाए तो किस तरीके से बताएंगे। तो ये होता है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी RCM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। यानी कि मास और पोजीशन का जो प्रोडक्ट है इन सबको ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय टोटल मास। जिस मास की जो पोजीशन है उसका उसी के साथ प्रोडक्ट करेंगे। और इसी तरीके से अगर वेलोसिटी पूछ ली जाए सेंटर ऑफ मास की तो वो हो जाएगी VCOM इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। और एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए तो ACOM इज इक्वल टू M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। इस तरीके से हो जाएगा ये। और उसके बाद हमने देखा था कि जो मान लो को दो ऑब्जेक्ट है, एक यहाँ रखा हुआ और एक यहाँ रखा हुआ है, इसमें अगर हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है तो इससे हमने ड्राइव किया था MR इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इससे हमें ये पता चलता है कि सेंटर ऑफ मास हैवियर ऑब्जेक्ट के पास होता है, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा सेंटर ऑफ मास उससे उसके पास होगा, और जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा सेंटर ऑफ मास उससे उतना ही दूर होगा। यानी मास और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन इन्वर्सली रिलेटेड है। और उसके बाद हमने देखा था कि सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री देख लेंगे अगर हमें सिंपली कोई क्वेश्चन करना है तो, अगर उस ऑब्जेक्ट में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो। और अगर उस ऑब्जेक्ट में दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो सेंटर ऑफ मास वहाँ लाई करेगा जहाँ ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। और उसके बाद हमने देखा था कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन देखी थी। ये तो था डिस्क्रीट का, जैसे हमने बोला ना कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो ये डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट का सिस्टम हो गया। इसमें तो हमने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन देख ली। अब देखते हैं कि मान लो कंटिन्यूअस सिस्टम है कोई, जैसे कोई रोड है, कोई डिस्क है, कोई रिंग है, इनमें अगर सेंटर ऑफ मास हमें बताना है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है तो वो हम किस तरीके से बताएंगे। तो डिस्क्रीट सिस्टम का क्या था, RCOM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। अब अगर मान लो कोई रोड दी हुई है हमें L लेंथ की और लैम्डा उसकी लीनियर डेंसिटी है, तो इसमें अगर हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है तो वो हो जाएगा RCOM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ XDM डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ DM। इस तरीके से हम इंटीग्रेशन करके और कंटिन्यूअस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बता देंगे। अब ये डाउट आता है कि X है, ये तो पोजीशन हो गई या डिस्टेंस हो गया एक टाइप से, इसको हमें मास के साथ किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। तो ये मास है, DM जो मास है इसको हम रिप्लेस कर देंगे, लैम्डा लीनियर डेंसिटी इज इक्वल टू DM बाई DX होता है, यानी कि मास बाय पोजीशन। तो इस तरीके से हम DM को लैम्डा इंटू DX रिप्लेस कर देंगे। यानी कि जिस तरीके से डेंसिटी दी होगी हमें और उसकी पोजीशन दी होगी तो उस तरीके से हम ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के और कंटिन्यूअस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बता देंगे। और इस लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था।